हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर हमने लाइट के डुअल नेचर के बारे में स्टडी की थी, मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। वेव नेचर पहले स्टडी कर चुके थे, लाइट के पार्टिकल नेचर का स्टडी किया था, उसके ऊपर डिफरेंट फिनोमिना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम समझेंगे कि मतलब कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट एटम्स का मॉडल दिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि मतलब एटम इस तरह से हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अलग अलग बोल रहे थे, तो हर साइंटिस्ट का कुछ पॉजिटिव पॉइंट था और कुछ नेगेटिव पॉइंट था। तो जो पॉजिटिव पॉइंट होगा उसको हम कलेक्ट करके चलेंगे, और जो नेगेटिव पॉइंट था, मतलब जो उनका ड्रॉबैक्स था, उसको हम जो है नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसको सुधारते चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से फाइनली हम एटम का पूरा मॉडल तैयार करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत से फॉर्मूलेस हैं, बहुत से मतलब डेरिवेशंस हैं, तो आपको फॉर्मूलों को अच्छे से देखना है और कैसे आते हैं वो देखना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, कॉन्सेप्ट को देखना है। फॉर्मूला रट लोगे तो एग्जाम में जो है एडवांस वाले ट्विस्टिंग क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन एडवांस वाले अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए आपको जो है कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से नोट करना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। वैसे तो आप थियोरेटिकल लेक्चर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, ओके। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम समझेंगे कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट लोग ने डिफरेंट एटम्स का मॉडल दिया, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, जिसको आपने मतलब क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनका नाम है जे थॉमसन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट निकल गया है? जे थॉमसन। और ये बात कब की है? 1898 का, ठीक है। अब डेट भी देखते चलो कि कैसे डेट में मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, ठीक है। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट है? जे थॉमसन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते थे ना, यहाँ पे इस तरह से हम जो है चैम्बर ले लेते थे, उसके अंदर यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, उसके बाद यहाँ से उन्होंने इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिक चार्ज गैस ट्यूब, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ उसका बेसिक जानना है। मतलब उसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला उनको जानना है, ठीक है। उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि एटम कंसिस्ट ऑफ negatively charged particle, और जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही? कहा उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बोलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है पूरे एटम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उन्होंने इस जो मॉडल है, एंड दिस मॉडल वाज कॉल्ड, लिख दो यहाँ पे, एंड दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। तो सबसे पहले इन्होंने बात की मतलब कि एटम कैसा दिखता है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम ऐसा दिखता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं और पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब प्लम पुडिंग क्या होगा? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कुछ। आप देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब कि समझ रहे हो कि इस तरह से मतलब लगा होता है, जैसे आपने प्लम पुडिंग देखा होगा।
ठीक है। आप चलो प्लम पुडिंग छोड़ो, आपने कोई बिस्किट देखा होगा उसके ऊपर कैसे छोटे छोटे काजू लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, या बोलो मतलब बादाम लगे होते हैं छोटे छोटे। तो वैसे मतलब कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नेगेटिव चार्ज इस तरह से मतलब आगे इस तरह से दिखा हो, जैसे कि आप मॉडल में देख सकते हो। इसको उन्होंने प्लम पुडिंग से कंपेयर किया। आपने कुकीज़ देखा होगा कैसे अंदर भी मतलब जो है इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर ही हैं। अगर उसको आप काट के देखोगे तो अंदर भी हमको छोटे छोटे कुकीज़ देखने को मिलते हैं। तो उस एटम को उन्होंने इस तरह से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर इस तरह से नेगेटिव चार्ज भी है। ओके। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये बात बोला था टू मेक द नेट चार्ज जीरो। उन्होंने इसका क्या बोला रीजन, टू मेक नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू नेट इक्वल टू जीरो, क्यू नेट इक्वल टू जीरो। ओके। तो सबसे पहले साइंटिस्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, बाद में प्रूव हो चुका कि मतलब एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है कोई एक पर्टिकुलर फिक्स जगह भी होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर कोई जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ऐसे पूरे एटम के अंदर वो फैला नहीं होता। तो इनका ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट था मतलब कि वो फॉल्स प्रूव हुआ। इनके जो मतलब इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने प्रूव किया मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैला नहीं होता। और उनका क्या नाम था बताओ, जे थॉमसन के स्टूडेंट का नाम क्या था बताओ, जे थॉमस का स्टूडेंट नाम था सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको आप क्लास 11 के केमिस्ट्री में पढ़ते हो। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि भाई मतलब कि पूरे एटम में इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फैले नहीं हुए हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है किसी एक जगह पर कन्फाइंड होता है, ठीक है, ऐसे हर जगह फैला नहीं होता। तो उसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया हम देखते हैं। तो ये 1898 की बात है। उसके बाद क्या आए, उसके बाद आए हमारे सर रुदरफोर्ड। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, यहाँ पे लिख दो, सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। ओके। ये कब की बात है, ये 1911 की बात है, ये 1911 की बात है। ये आए। अब इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई एटम किसी मतलब कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर नहीं फैला होता, वो किसी एक जगह पर कन्फाइंड होता है। उसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया वो हम देखते हैं, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये जो थे जे थॉमसन के फॉर्मर स्टूडेंट थे, ठीक है, उनके स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। ओके। तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कब, 1911 में, ऑलमोस्ट लगभग 15 साल के बाद उसके। ओके। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। कैसे, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लेड बॉक्स लिया। ओके। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लेड बॉक्स लिया। अब लेड बॉक्स के अंदर एक सोर्स लिया जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करे। ये क्या है अपना लेड बॉक्स। अब ये क्या है अपना, उसके अंदर एक सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है कि जानना है मतलब कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से फैले हुए हैं। इसलिए उन्होंने मतलब कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब अल्फा पार्टिकल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं He2+, ठीक है, He2+। He2+ मतलब समझते हो ना कि भाई हीलियम जो होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो क्या बचेगा, He2+, ठीक है, इसलिए +2 लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का हीलियम, जिसका मास क्या होता है, इसका मास होता है 4 AMU, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है 1 AMU। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो दोनों मिला के 4 हो गए ना, तो 4 AMU इसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का। बेसिक सी बात है। अब +2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियस बोल दो चलो।
डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया। अब लेड बॉक्स इसीलिए लिया कि यहाँ पे जो मतलब कि अल्फा पार्टिकल निकलता है या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जनरली क्या होता है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, रेडियोएक्टिव मतलब वो हानिकारक रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस जो है अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। जो आगे रेडियोएक्टिव मतलब कि हम समझेंगे ना रेडियो एक्टिविटी, तो उसके अंदर आप समझोगे। तो उन्होंने क्या किया पता, लेड बॉक्स लिया, जिससे क्या है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं हर तरफ, तो यहाँ पर इस तरफ जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो सब अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेड जो होता है गुड एब्जॉर्बेंट होता है, टू अब्जॉर्ब द अल्फा पार्टिकल, टू एब्जॉर्ब अल्फा पार्टिकल। क्लियर है ना, जिससे क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल हर तरफ निकल रहा है, यहाँ पे जो निकले वो तो अब्जॉर्ब हो जाए, मतलब सिर्फ इसी तरफ निकले अल्फा पार्टिकल, इस तरह से कुछ। क्लियर है, अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल जो हैवी न्यूक्लियाई होता है, जिसका मतलब कि 2+, और यहाँ से जो निकलता है ना अल्फा पार्टिकल, उसके पास कुछ एनर्जी भी होती है बहुत। अगर अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से निकल रहा है तो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी भी होती है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू मतलब कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन से लेके 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच होती है। मतलब आपके मन में ये भी डाउट होगा ना कि भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है तो आगे कैसे जाएगा, तो उसके पास एनर्जी भी होती है। अल्फा पार्टिकल निकलता है, हाई एनर्जी पार्टिकल है, उसके पास एनर्जी होती है। अब क्या किया कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और भी हर तरफ स्कैटर ना करें, तो हम यहाँ पे लेड ब्रिक्स लगा देते हैं, इस तरह से हम लगा देते हैं लेड ब्रिक्स, जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो है हर तरफ स्कैटर ना करें। ओके, अब ये भी लेड है, तो लेड क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे जो जा रहा है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं लेड ब्रिक्स, जो कि समझ लो एक तरह से काम कर रहा है कॉलीमीटर का। जैसे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कॉलीमीटर पढ़ते थे ना, कॉलीमीटर आपको याद हो, तो करता क्या था कि मतलब जो हम फोटॉन्स होते थे उसको एक ही डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उसको एक ही डायरेक्शन में कन्फाइन कर देता था। तो मतलब ये गैप जो है बड़ा दिखाया आपको, एक्चुअली बहुत ही छोटा होता है ये, मतलब इतना छोटा होता है कि अल्फा पार्टिकल का सीधी रे निकले, इस तरह से सीधे अल्फा पार्टिकल निकले। इतनी बात क्लियर है। अब उन्होंने आगे क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया एक गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये क्या एकदम पतला गोल्ड फॉइल, एकदम पतला। इसको देखा जाए तो इस छोटा सा बना देता हूं, चलो। मतलब एक गोल्ड फॉइल होता है, उसका बहुत सा पतला लेयर लिया। ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल। कितना थिन होगा, बहुत थिन, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो, यहाँ पे लिखता हूँ 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10⁻⁸ मीटर, इतना थिन। सोचो इतना थिन गोल्ड फॉइल लेने का रीज़न क्या होगा। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एकदम पतला सा थिन गोल्ड फॉइल लिया। क्लियर है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। अब इतना पतला थिन फॉइल क्यों लिया उन्होंने, उसका रीज़न है कि यहाँ पे थिन फॉइल लेने का रीज़न ये है, 2 लिखो यहाँ पे रीज़न उनका यही है कि मतलब जो एटम का सिर्फ एक ही लेयर है। एक्चुअली क्या होते हैं कि यहाँ पे अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको डिटेल में जाओगे तो इस तरह से एटम्स मतलब उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर में इस तरह से एटम्स होते हैं। तो उन्होंने मतलब क्या थिन लेयर लिया ना, उससे होगा क्या कि यहाँ पे सिर्फ एटम का जो है एक ही लेयर है। ऐसा मतलब कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब एटम के एक लेयर पे स्टडी करें, डिफरेंट एटम्स, मतलब वो स्टडी को बिगाड़े नहीं, मतलब एटम का सिर्फ एक ही लेयर बने। समझ रहे हो, इतना पतला लेने का वो रीज़न है। यहाँ पे लिख लो साइड में, for just one layer of atom, just one layer of gold। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया। देखो आपको एक एक बात क्लियर करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया। जनरली गोल्ड फॉइल लेने का 2 रीज़न है। ठीक है, गोल्ड फॉइल इसलिए लिया, यहाँ पे लिख लो। पहला रीज़न कि गोल्ड फॉइल जो होता है मैलिएबल होता है। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्या होता है, मैलिएबल। मैलिएबल मतलब क्या होता है, इसको आप पतले पतले शीट्स में बना सकते हो। जनरली क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको आप पतले पतले शीट्स बनाने जाओगे ना, इतना पतला बना जाओगे तो टूट जाते हैं। लेकिन गोल्ड फॉइल जो होता है मैलिएबल होता है, उसको आप जो है शीट्स कर, ठीक है, ड्रॉन इनटू शीट्स इजीली। एक तो ये रीज़न हो गया मतलब गोल्ड फॉइल लेने का। और दूसरा रीज़न क्या होता है, इसका हाई एटॉमिक नंबर है।
दूसरा रीज़न क्या होता है, इसका हाई एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z से डोनेट करते हैं, ठीक है, हाई Z। अब हाई एटॉमिक नंबर लेने का सिंपली इतना ही रीज़न होता है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आएगा ना, सोचो जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, आगे समझाता हूँ आपको, चलो, कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे इसको क्या रिपेल करेगा, वो तो मैं समझाऊंगा क्या है, लेकिन अभी आप 2 पॉइंट नोट कर लो कि गोल्ड फॉइल लेने का ये रीज़न है। पहली बात तो मेलेबल होता है जिसको हम इजीली मतलब शीट्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हाई एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से बोलते हैं, ठीक है, Z एटॉमिक नंबर उसका हाई होता है। क्लियर, हमने यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर स्क्रीन लगा दिया, ठीक है, इस तरह से स्क्रीन लगा दिया हमने, और जो स्क्रीन होता है पूरा इस तरह से लगाया हमने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखने के लिए। ये जो स्क्रीन होता है इसको हमने पूरा इस तरह से कवर किया है। ओके, इसको अगर दिखाया जाए अच्छे से इस तरह से, ओके, इस तरह से हमने पूरा कवर किया है इसको। अब जनरली इसको मतलब समझ रहे हो, इतना मतलब हमने बहुत ये तो हमने गैप ज़्यादा दिखा दिया है। ये भाई इतना छोटा गैप है कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा ही निकल सके यहाँ पे। ओके, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो इसको मैंने 180 डिग्री कवर कर दिया है, तो बोलो 179 डिग्री ऑलमोस्ट मैंने इसको मतलब कवर कर दिया है। मतलब ये पूरा कवरिंग नहीं है, ये समझो मैंने इसके आजू बाजू से दीवार बना दिया, ठीक है, इसके आजू बाजू ऐसे दीवार बना दिया। और ये है क्या, ये जो दीवार है ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। क्या है ये, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, जिसको जो किससे बना है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये जिंक सल्फाइड से बना हुआ है। फोटो सेंसिटिव प्लेट जो कि किससे बना हुआ है, जिंक सल्फाइड से। अब होगा एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान से, कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आएगा ये गोल्ड फॉइल से टकराएगा और उसमें क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। अल्फा पार्टिकल क्या होगा कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल की एक लेयर से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्कैटरिंग होगा। देखो क्या ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकाला गया हम देखेंगे। ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एक जिंक सल्फाइड है। अब जिंक सल्फाइड इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल टकराएगा ना, उसके बाद स्क्रीन पे जाके लगेगा अल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ पे आया टकराया, उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ना, वहाँ पे एक चमक पैदा होती है। जैसे कि आप एनिमेशन में देखो कि जहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहाँ पे क्या होता है, एक ब्राइटनेस पैदा होती है। तो हमको पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल कौन से एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल कौन से एंगल पे जा रहे हैं। जहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहाँ पे क्या होगा, एक स्पार्कनेस क्रिएट होगा। इसलिए हमने जिंक सल्फाइड जो कि फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है उसको हमने यूज़ किया। किसी किसी बुक में इसको बेरियम प्लेटिनम साइनाइड भी दिया होता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से जिंक सल्फाइड ही है तो चलेगा। ओके, चलो, ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया वो देखो, ठीक है। मेनली ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, देखो पहले तो उनको नहीं पता कि एटम कैसा है। आज हम जानते हैं कि भाई एक हीलियम के न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये हमको पता है, लेकिन तब तो नहीं पता था क्या होता है। तो उनको एक्सपेरिमेंटल से सब पता लगाना था। तो कैसे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया हम देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इस तरह से आया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे गया, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल से ना, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल वो सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे निकल जा रहे थे, उनमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा था, नो डेविएशन। मतलब ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि मोस्ट मतलब कि जैसे कि 100% हो ना, उसमें से मतलब 99% अल्फा पार्टिकल इस तरह से सीधे निकल जा रहे थे। ओके, उनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा था। अब उन्होंने उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब कि 0.14%, अभी मैं आगे लिखाता हूँ, अभी आपसे देखते रहो, 0.14 अल्फा पार्टिकल जो कि कुछ मतलब एंगल पर डेविएट हो रहे थे, 30 डिग्री एंगल पर डेविएट हो रहे थे। कुछ मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो कि 30 डिग्री एंगल पर इस तरह से आके डेविएट कर रहे थे, ठीक है। कितने, 0.14%, कितने परसेंट, 0.14% अल्फा पार्टिकल। मतलब 100% का देखा जाए तो उसमें से 0.14% अल्फा पार्टिकल जो कि क्या कर रहे थे, डेविएट्स बाई 30 डिग्री और अबाउट 30 डिग्री। और 99.86 देखो 99 देखो देख रहे हो, ये 0.14 99.86% अल्फा पार्टिकल क्या, नो डेविएशन, नो डेविएशन, या तो बोल दो लेस देन 1 डिग्री। यहाँ पे सॉरी अबाउट 30 डिग्री नहीं, अबाउट 1 डिग्री लिखो। 0.14 अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 डिग्री रोटेट कर रहे थे, अबाउट 1 डिग्री। और ये जो 99.86 अल्फा पार्टिकल थे ये लेस देन 1 डिग्री, या तो कुछ डेविएशन ही नहीं हो रहा था इनके अंदर, ठीक है। और जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स थे वो अबाउट 1 डिग्री कर रहे थे।
ओके। अब क्या है कि अब आगे देखा गया कि मतलब कि 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर 8000 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो कि 90 डिग्री एंगल पर जा रहा था, ठीक है, अबाउट यहाँ पे लिख लो 1 in 8000, मतलब एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि इस तरह से, मतलब कि हर 8000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा था जो कि ऑलमोस्ट इसके 90 डिग्री एंगल पर जा रहा था। ओके, डेविएशन जो है 90 डिग्री एंगल पर जा रहा था। और उसके बाद क्या देखा गया कि 1 in 10 लाख अल्फा पार्टिकल, 1 in 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पे इस तरह से रोटेट कर रहा था। मतलब यहाँ पे गया अल्फा पार्टिकल, ओके, यहाँ पे गया अल्फा पार्टिकल, इस तरह से आ गया, ठीक है, वापस पीछे आ गया। समझ रहे हो, मतलब स्क्रीन पे इधर भी स्पार्कनेस क्रिएट हुआ। सोचो, समझ रहे हो, ज़्यादातर तो सीधे निकल गए, अब क्या समझ रहे हो कि मतलब 0.14% अल्फा पार्टिकल, 0.14% लिख दो यहाँ पे, 0.14% अल्फा पार्टिकल जो कि 1 डिग्री से रोटेट कर रहे थे, और 8000 में से एक, ठीक है, 1 in 8000 जो डेविएट कर रहा था, और ये नहीं 1 in, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 in 8000 जो कि डेविएट कर रहे थे ऑलमोस्ट 90 डिग्री के हिसाब से। ओके, और 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल जो कि ऑलमोस्ट 180 डिग्री रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। देखो, ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ये तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो बात हम देखते हैं। ये क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन किया। आप सेटअप देख गए क्या होता है सेटअप, और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको भी हम लिखते हैं, इसको आप देख लो एक बार। ओके, सब बात क्लियर है ना कि लेड ब्रिक्स क्यों यूज़ किया है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट क्या काम है, गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया, एकदम पतला लेयर क्यों यूज़ किया, पतला लेयर इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक ही लेयर ऑफ गोल्ड एटम है, ठीक है। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट यूज़ किया जिससे कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे चमक हो उससे हमको पता चले। और यहाँ पे ये लेड बॉक्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो सोर्स ऑफ जो अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सके। क्लियर है। और ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, ये किसका, ये बिस्मथ का होता है, ठीक है, बिस्मथ। आगे आप देखोगे रेडियो एक्टिव डिके में कि जो हायर हैवी मेटल्स होते हैं वो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करते हैं, और कौन से मेटल रेडिएट करते हैं उनको पता था। तो बिस्मथ मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है वो जो है अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, समझ गए ना। और लेड बॉक्स इसलिए यूज़ किया कि जो अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं वो ऑब्जर्व हो जाएं। अब इनके जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे सब एकदम बन गया है, इसके ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा हम देखते हैं। क्लियर है। पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडेविएटेड, ठीक है। ये क्या था, इसका जो अमाउंट था क्या था, अबाउट 99.86%। क्लियर है। अब पास्ट अनडेविएटेड, ओके। उसके बाद क्या देखा गया उन्होंने क्या देखा कि अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएटेड लेस देन 1 डिग्री, या तो बोलो अबाउट 1 डिग्री, ठीक है। लेस देन 1 डिग्री या बोलो अबाउट 1 डिग्री, ओके। ये क्लियर हो गया। ये क्या 0.14 अल्फा पार्टिकल, मैं समझ रहे हो। 100 अगर देखा जाए तो 0.14 मतलब कितना होता है, 100 में से एक भी नहीं, 100 में से ऑलमोस्ट मतलब 1000 देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक अल्फा पार्टिकल 1000 में से वो जो है मतलब डेविएट कर रहा था 1 डिग्री के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट क्या देखा उन्होंने कि अबाउट 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल, मतलब 8000 में से हर 8000 अल्फा पार्टिकल पकड़ो तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाई ऑलमोस्ट 90 डिग्री। क्लियर है। 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाई ऑलमोस्ट 90 डिग्री। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अबाउट
1 × 10⁶ मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख 10⁶ मतलब 6 जीरो लगा दो, तो 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाई 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे, अब इस ऑब्जर्वेशन को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या देखो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट एंड डेविएटेड। तो जो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरे एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए हैं, वो बात तो गलत है। देखो एक्चुअली होता क्या है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है He+2, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो टकराएगा मतलब उससे अगर मतलब उसके पास जाएगा तो रिपेल करेगा ना। सोचो अगर यहाँ पे पूरे एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज फैला होता है इस तरह से, पूरे एटम में इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज फैला होता तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव रिपेल करता। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 99.86 अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर रहे हैं, मतलब जैसे आए वैसे चले गए, यहाँ पे कोई उसका मतलब रिपल्सन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो जे थॉमसन ने बोला था कि पूरे एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, वो बात गलत है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, अभी आगे लिखाऊंगा, अभी हम नोट करो। पहला पॉइंट ये है, ओके। इसे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएटेड अबाउट 1 डिग्री, ठीक है, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री के आसपास डेविएट कर रहे हैं, और 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय ऑलमोस्ट 90 डिग्री। देखो इतने कम अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं, मतलब हर जगह अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये तो निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल पर डेविएट कर रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि देख रहे हो 0.14%। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन, इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई समझो कि इतने कम अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो किसी एक जगह पर बहुत छोटे जगह पर है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे जगह पर है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर जो गया वो तो सीधा निकल गया, यहाँ पर सीधा निकल गया, यहाँ पर सीधा निकल गया, जो यहाँ के इसके नज़दीक निकला होगा वो थोड़ा सा डेविएट किया होगा, ठीक है, जो यहाँ से इसके नज़दीक पास हुआ होगा थोड़ा सा डेविएट किया होगा, बाकी सब तो ऐसे ही चले गए होंगे, क्लियर है, ये देखा गया, ओके। मतलब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ऑलमोस्ट जो पूरा मतलब एटम है वो खाली पड़ा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से जगह पर है। अच्छा, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा हो कि नेगेटिव चार्ज से रिपेल क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका मास बहुत छोटा होता है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होंगे पर वो अल्फा पार्टिकल को डेविएट नहीं कर सकते। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है आप देखो, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 AMU, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31, मतलब देख रहे हो ऑलमोस्ट इससे देखो 10⁴ मतलब 10-20 हज़ार गुना बड़ा है, 10-20 हज़ार गुना बड़ा है, समझ रहे हो। मतलब कंपैरिजन के हिसाब से दिखाऊं तो एक चींटी और हाथी का फर्क आ गया। तो अगर हाथी रास्ते में जा रहे हैं, चींटी उसके रास्ते को थोड़ी रोक सकती है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज है उससे तो कोई रिपल्सन नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है इसका कंपेरेबल होता है। देखो प्रोटॉन का मास कंपेरेबल होता है, जो कि इससे 2-3 गुना ही छोटा है, ठीक है। अगर रास्ते में हाथी जा रहा है, हिपोपोटामस है, वो तो कुछ डेविएशन कर सकता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन तो कोई डेविएशन नहीं करा पाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज है वो तो उसके वजह से कोई डेविएशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही छोटा है। जो भी डेविएशन होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा। तो बहुत से बच्चों ऐसे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से क्यों नहीं रिपेल हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया, ओके। ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो भी डेविएशन हो रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि डेविएशन बहुत से कम अल्फा पार्टिकल का हो रहा है, मतलब कि जो ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पर कन्फाइंड है, ओके। देखो यहाँ पे ये भी दिखा गया कि 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 90 डिग्री। अब जो अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक गया होगा इस तरह से वो 90 डिग्री डेविएट कर गया होगा, इस तरह से 90 डिग्री डेविएट कर गया होगा, ओके। और अबाउट 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय 180 डिग्री। अब जिसका एग्जैक्ट मतलब बीचों बीच टकराया होगा, मतलब बीचों बीच गया होगा, वो वापस टकरा के वापस इस तरह से आ गया होगा, ठीक है, डेविएटेड बाय एग्जैक्टली 180 डिग्री। लेकिन देखो ये भी बहुत सोचने वाली बात है, ये बात समझाता हूँ आपको। जो अल्फा पार्टिकल देखो 180 डिग्री से डेविएट हुआ है ना, वो बहुत सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात क्यों है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री डेविएट करा देना, मतलब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। सोचो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 AMU, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि ऑलमोस्ट हैवी पार्टिकल है,
ये क्या है, हैवी पार्टिकल है। अब हैवी पार्टिकल को वापस पीछे भेज देना, आगे गया वापस पीछे टर्न बैक कर गया, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब सोचो कि अगर एक बाइक होगा, एक बाइक और यहाँ पे एक बाइक आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक बाइक है, यहाँ पे एक बाइक है, दोनों एक दूसरे में टक्कर मारेंगे ना तो एक ही जगह पे रुक जाएंगे, ऐसा नहीं कि पीछे चले जाएंगे वो। लेकिन अगर एक यहाँ पे ट्रक आ रही है, यहाँ पे क्या है ट्रक, यहाँ पे ट्रक आ रही हो और यहाँ से साइकिल वाला जा रहा हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रक आ रही है, यहाँ पे साइकिल, तो साइकिल अगर ट्रक से टकराएगी ना तो ट्रक तो यहीं रुक जाएगा लेकिन साइकिल पीछे चली जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जो मास है ना इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जो मास है कॉन्सेंट्रेटेड मास है, हाई डेंसिटी मास है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल जैसे इसके नज़दीक जा रहा है वैसे इसको वापस पीछे भेज दिया इसने। तो जो 1 × 10⁶ अल्फा पार्टिकल जो डेविएटेड बाय 180 डिग्री था वो बहुत ही सोचने वाली बात थी। क्लियर है, ये बात बहुत सोचने वाली थी। इसकी वजह से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे मास तो है, पहली बात तो मास छोटी जगह पर है। देखो क्या क्या निकाला, पहली बात तो मास बहुत छोटी जगह पर है, और दूसरी बात कि जो मास छोटी जगह पर है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है। ओके, चलो इसी बात को हम लिखते हैं, अब इसी बात को हम लिखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन आया। अब वो बात को हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन देखो, देखो इनके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट थे पहले हम उसको लिखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला। पहली बात कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, विच मीन्स दैट, देखो इससे क्या पता लगा सकते हैं, विच मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा बोलो मोस्ट ऑफ द मास is concentrated, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी लेस वॉल्यूम एंड the most of the volume of the atom and most of the volume of the atom is empty। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है पहली बात तो बहुत छोटी जगह पे है और उसका जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम है वो एम्प्टी है। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में इन्होंने ये बात कही, ठीक है, क्लियर है। ओके, और इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ऑलमोस्ट 10⁻17 kg/m³। समझ रहे हो, ये डेंसिटी इतनी हाई, इसको आपको अंदाज़ा लगाता हूँ कि 1 मीटर क्यूब का अगर आप बॉल लो, देखो एक बॉल लो जिसका मतलब रेडियस 1 मीटर हो, इतना बड़ा बॉल ले लो, तो उसका जो मास होगा ना वो 10⁻17 kg होगा। 10⁻17 समझ रहे हो, 10⁻17 मतलब कि समझ रहे हो, अर्थ का जो मास होता है कंपेरिजन, आपको यूनिवर्स का जो मास होता है, अर्थ का मास ऑलमोस्ट 10 आपने देखा होगा, यूनिवर्स का जो मास है ना 10⁻55 के आसपास होता है, पूरी यूनिवर्स का मास। तो समझ रहे हो कि इसका न्यूक्लियस कितना डेंस है, जिसका मास है 10⁻17 kg/m³। 1 मीटर क्यूब का बॉल का मास 10⁻17 kg है। इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना भारी होता है, समझ रहे हो। तो कितने छोटे जगह में कितना ज़्यादा मास होगा आप समझ सकते हो। इसका ऐसे इतना बहुत छोटा होता है लेकिन समझ रहे हो, उसको अगर बड़े स्केल में देखा जाए, 1 मीटर क्यूब का अगर मैं न्यूक्लियस बना दूं तो कितना उसका मास हो जाएगा आप समझ रहे हो, इतना डेंसिटी होता है उसका। ओके, और यहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी निकाला। उन्होंने आगे पता लगाया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ जो एटम होता है, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻15 मीटर होता है और रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻10 मीटर।
समझ रहे कितना? देखो जो एटम का रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से मतलब कि 1,00,000 गुना बड़ा है, 1,00,000 गुना बड़ा है। मतलब कि अगर इतना बड़ा एटम ड्रॉ करूँ तो न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा है, एक टिप के बराबर है। इसको भी आपको कंपैरिजन करूँ तो जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटी जगह पर है। मतलब कि आपका पूरा रूम है, देखो आपका पूरा रूम हो, उस रूम के अंदर एक ये मार्कर के टिप के बराबर भी छोटा सा जगह हो ना, उतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। अगर आपका पूरा रूम एक एटम है, अगर आपका पूरा रूम एक एटम है तो सुई का जो नोक होता है उसका ये पॉइंट टिप होता है ना, उतना छोटा होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कंपैरिजन समझो कि वो रेडियस ऑफ एटम का 10⁵ टाइम्स छोटा है। देखो ये 10⁻10 है और 10⁻15 है। मतलब कि जो एटम है वो न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 1,00,000 न्यूक्लियस अगर इसमें अंदर रख लो, ऐसे टिप के करके 1,00,000 टिप का बना दूं तो उतना बड़ा एक एटम होता है। समझ रहे हो ना? इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, इसलिए आपको मैंने डेटा दिया है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बताया? चलिए ये तो स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है। और उन्होंने इसको किसके कंपेयर किया? जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि प्लैनेट्स जो है सन के आजू बाजू घूमते हैं, वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है। उसको उन्होंने क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन्स, देखो सेकंड पॉइंट है उनका, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस just like how planets revolve around the sun, how planets revolve around the sun। मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किस तरह से न्यूक्लियस घूमता है, जैसे प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा। और आगे उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि फॉर डिफरेंट गोल्ड फॉइल, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो, फॉर डिफरेंट गोल्ड फॉइल द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, या तो ऐसे बोलो, यहाँ पे लिख दो, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle theta were different। ओके, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर डिफरेंट गोल्ड फॉइल, मतलब फॉर डिफरेंट गोल्ड फॉइल लिख दो, फॉर डिफरेंट फॉइल्स लिख दो, गोल्ड फॉइल नहीं। हमने गोल्ड फॉइल लिया है ना, वैसे उन्होंने अलग अलग फॉइल्स के हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड भी लिया और भी अलग अलग मेटल्स लिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं एंगल फिक्स कर दूं, जैसे कि मान लो मैं 1 डिग्री फिक्स कर दिया, तो डिफरेंट फॉइल के हिसाब से जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो गिर रहे हैं वो अलग अलग थे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो गिर रहे हैं वो अलग अलग है, डिफरेंट फॉल्स। ठीक है, दिस मीन्स दैट different elements have different number of positive charge in the nucleus, different number of positive charge at nucleus। अब खुद जानो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। तो अलग अलग फॉल्स के अलग अलग मतलब डेविएशन देखने मिल रहा था। उससे उन्होंने क्या पता लगाया कि जो मतलब कि न्यूक्लियस होता है ना, वो अलग अलग एटम्स के मतलब उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलग अलग एटम्स का अलग अलग होता है। वो बात सही भी है, आप देखोगे कि ध्यान से, अगर हीलियम होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिथियम लेते हैं तो उसके अंदर अलग होता है, क्लियर है, 3 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हम देखते हैं 3 और 7, तो उसके अंदर के 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से हम देखते हैं, अलग अलग दिखते हैं हम उसके अंदर। तो अलग अलग मेटल्स के अंदर अलग अलग जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने कैसे पता लगाया कि अगर एंगल फिक्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। और उसको उन्होंने फॉर्मूला दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल
जिसको उन्होंने n से डिफाइन किया, n इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा फिक्स कर दूँ अगर, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ रहा है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। z क्या है? एटॉमिक नंबर। मतलब अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, वो जो है अलग है। ओके, तो इनका ये जो है थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो और देख लो कि जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। अब इसका इनका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है। ओके, तो ये तो इनके हम पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद इनके जो ड्रॉबैक्स थे उसको देखेंगे और उसको हम जो है मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इनके कंक्लूजन का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट around the nucleus and electrostatic force is acted on the electron but electron do not fall inside, the nucleus as the electrostatic force is acting as a centripetal force for electron, ठीक है। उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता रहता है, और आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास देखो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं खींचा जा रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे जो अर्थ होता है, मतलब सन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हो जाता है, इसलिए जो है वो अर्थ जो है सन के ऊपर फॉल नहीं करता। क्लियर? उसी हिसाब से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ऐड कर रहा है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हो ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस तरह से, तो जो फोर्स लगता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन में काम आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी देता है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हर डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने में काम आता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जा रहा है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 K की वैल्यू लिख दी हमने 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अगर मान लो इसका रेडियस जो है r है, यहाँ पे r² इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। अच्छा, Q1 Q2 क्या होता है पता है ना? Q1 जो है Q1 जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि हो जाएगा E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E। ओके, और Q2 क्या है? Q2 है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Q2 क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है आपको पता है ना? न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर देखो ध्यान से, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, Z प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z प्रोटॉन। और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं,
देखो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, जो चार्ज होता है प्रोटॉन के पास। अब जैसे मान लो जितना एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कि सोडियम का 11 है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, तो जो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z। जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। ये कितना हो जाएगा टोटल? Z इंटू E। ये समझे कि नहीं बताओ? ये समझे कि नहीं? वापस समझाऊं इसको मैं। देखो ध्यान से, कोई एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स। जैसे सोडियम है उसका 11 है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं, क्लियर है? और जैसे मैग्नीशियम हो गया 12 है तो उसके अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। वो इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डोनेट करते हैं। अब ठीक है, और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। तो यहाँ पे टोटल Z प्रोटॉन्स हैं, तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? Z इंटू E। ये समझे कि नहीं? पक्का समझ गए ना? हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। और टोटल इसमें Z प्रोटॉन्स हैं तो Z इंटू E। तो यहाँ पे इसको फर्दर मैं मॉडिफाई करके इस तरह लिख सकता हूँ, 1/4πε0 E इंटू ZE अपॉन R² इक्वल टू mv²/r, इक्वल टू mv²/r। ये एक्सप्रेशन हमको बाद में काम आएगा, ठीक है? अभी इसको ऐसे नोट करके रख लो, इसके बाद में हमको काम आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इनका 4th पॉइंट हो गया, 4th कंक्लूजन हो गया। ओके, ये क्या हो गया? 4th कंक्लूजन। अब इसको रफ करके अब देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ओके, इस पॉइंट को रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब क्या क्या बातें समझा नहीं पाए थे। अभी इनके एटम में से बहुत सी बातें हैं ऐसे जो ये समझा नहीं पाए हैं, ठीक है? अभी पूरा एटम का मॉडल तैयार नहीं हुआ है। इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, पर उन्होंने ऑर्बिट स्पेसिफाई नहीं किया है। ये तो सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है। वो इनकी ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमता। अगर आपको याद हो, अगर आपने बोर्स मॉडल कभी देखा हो तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है? इसको हम n = 1, n = 2, n = 3। इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी होती है -3.4, इसकी -1.51, ठीक है? ये शेल, के शेल होता है, L होता है, M होता है, जिसको हम बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो नहीं पता था इनको, रुदरफोर्ड को। इन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है? मतलब ऐसे n 2 3 कोई फिक्स नहीं है, वो कहीं भी गोल गोल घूम रहा है, बस वो गोल गोल घूम रहा है, इन्होंने ये बोला है। ओके, तो अब देखो इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं और उसको हम बाद में सुधारेंगे। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या है इनके? सबसे पहला ड्रॉबैक देखो, सबसे पहली बात इन्होंने क्या गलत बताया कि हमको पता है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है ना, देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पहले पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, द एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, द एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमको ये बात पता है कि जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वो v वेलोसिटी से, इसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है कि हर जगह चेंज हो रहा है। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही तो होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल के हिसाब से एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कहने मतलब इतना है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेट करते हो, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करते हैं। वो अपने अंदर से क्या एमिट करते हैं? एनर्जी, ठीक है? जो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं ना, वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करते हैं। अब डेफिनेटली एनर्जी एमिट करेगा, अगर रेडिएशन एमिट करेगा तो उससे क्या है कि इसका एनर्जी का लॉस होगा, उससे क्या है कि एनर्जी का लॉस होगा। ओके, अब एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह से, मतलब कि एटम जो है इस तरह से गोल गोल घूम के इससे आगे कोलाइड कर जाना चाहिए ना। समझ रहे हो बात को? कहने मतलब क्या है? और ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल में हमेशा घूमता रहता है इस तरह से।
अब इनके थियरी के हिसाब से बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप सोचो कि धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी को लॉस होगा, वेलोसिटी कम होगी, उसके बाद क्या होगा, वो अंदर खींचा जाएगा इस तरह से, समझ लो स्पाइरल शेप के अंदर जाके कोलाइड कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओके। और यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे इफ इलेक्ट्रॉन emits radiation, if electron emits radiation, it should collide after some time, it should collide after some time। पर ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में देखा गया तो ऐसा हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूम रहा है इस तरह से। बट यहाँ पे लिखो, बट दिस डज नॉट हैपन, बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जा रहे हैं। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इनका एक ड्रॉबैक आ गया। ये रुदरफोर्ड ये समझा नहीं पाए कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में घूम रहे हैं, तो इनका पहला ड्रॉबैक है ये, ठीक है। बट दिस नॉट हैपन, सो रुदरफोर्ड वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, रुदरफोर्ड वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम बोल दो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हो तो हमेशा गोल गोल घूम रहे हैं, तो एटम इतना स्टेबल कैसे है, कैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके हिसाब से तो अगर भाई ये सब हो रहा है तो इनके हिसाब से रेडिएशन एमिट कर रहा होगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो ये बात को समझा नहीं पाए थे और इनका ये पहला ड्रॉबैक निकल गया है, इनका ये सबसे पहला ड्रॉबैक निकल गया है। क्लियर है, ये हमारा ड्रॉबैक है। अब दूसरा ड्रॉबैक क्या है वो समझते हैं, ये इसको नोट कर लो आप, दूसरा ड्रॉबैक समझते हैं। ओके, दूसरा ड्रॉबैक समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, इसको ध्यान समझना, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक है इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब लोग ये क्या आ गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसको हम समझते हैं। देखो अगर आपको देखो थोड़ा बहुत पता होगा अगर एटम्स के बारे में, तो आपको ये भी पता होगा कि मतलब जैसे अभी हमने देखा कि एटम जो है अलग अलग सेल्स में मूव करते हैं, ठीक है, और हर सेल के पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ये बात तो इनको पता नहीं थी कि भाई जो सबसे पहला सेल है अगर आपको पता हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको अभी तो हमको पता है कि ऐसा होता है कि हर सेल के पास अलग अलग फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब इनका एनर्जी डिफरेंस देखो ध्यान से कि हमको पता है कि जो एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी, वो इक्वल टू होता है hc/λ। चेंज इन एनर्जी क्या होता है, hc/λ। इसको समझो, उसके बाद हम ये पॉइंट समझा पाएंगे आपको, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब हम जो स्पेक्ट्रम देखा ना हमने हाइड्रोजन का, उसको हम समझाता हूँ आपको अलग अलग एटम्स का क्या देखा गया और क्या इनका ड्रॉबैक है। देखो क्या रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस लें, ठीक है, E2 - E1, इसका एनर्जी अगर E1 ले लूँ, E2 ले लूँ, तो E2 - E1 इक्वल टू hc/λ होगा। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc/E2 - E1, hc/E2 - E1, ठीक है, hc/E2 - E1। लेकिन देखो ध्यान से, ये फिक्स एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसी एनर्जी के होंगे, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसी एनर्जी के होंगे। तो एनर्जी का डिफरेंस मतलब आपको लैम्बडा की हर वैल्यू तो मिलेगी नहीं। देखो कुछ ही कुछ एनर्जी स्टेट है ना, सारे थोड़ी हैं, मतलब 13.6, 13.7 सब थोड़ी है। 13.6 के बाद डायरेक्टली 3.4 आ रहा है, उसके बीच की सारी एनर्जी गायब हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको हर सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिलेगा। वी विल गेट some particular wavelength, सारे वेवलेंथ तो मिलेंगे नहीं, आपको कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगा, समझ रहे हो ना, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगा। और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा स्पेक्ट्रम बनाऊँ मैं अगर, तो हमको जो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। आपको पता है कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग हमको वेवलेंथ मिलता है, ठीक है, अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग कलर होता है ना। तो आपको कुछ ही मतलब वेवलेंथ मिलेंगे, तो आपको कुछ ही कलर मिलेगा, जैसे रेड मिल गया आपको, ग्रीन मिल गया आपको, येलो मिल गया, सारे कलर आपको नहीं मिलेंगे, आपको सारे कलर नहीं मिलेंगे, ठीक है, सारे कलर नहीं मिलेंगे। ऐसे ये एक्चुअल है, ये क्या है हमारा एक्चुअल है, ये क्या है हमारा एक्चुअल है। लेकिन रुदरफोर्ड के हिसाब से सारे मिलने चाहिए, रुदरफोर्ड के हिसाब से सारे क्यों मिलने चाहिए, उनके हिसाब से क्या होता है, ये तो एक्चुअल है, देखो ये एक्चुअल होता है, ये सच बात है, ये अभी हमको पता है ये सच है। लेकिन रुदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी, उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है किसी भी ऑर्बिट में रैंडम घूम सकता है, उसके पास सारी एनर्जी है,
ठीक है, उसके पास सारी एनर्जी है, ऐसा कोई ऑर्बिट डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई एनर्जी डिफाइंड नहीं है। एटम जो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी घूम सकता है इस तरह से, उसके पास कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो उसके पास अगर कोई भी एनर्जी हो सकती है तो कोई भी वेवलेंथ हो सकता है उसके पास, तो अगर कोई भी वेवलेंथ हो सकता है तो कोई भी कलर ऑफ लाइट हो सकता है उसके पास ना। तो इनके हिसाब से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, देखो लिख दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड electron can revolve anywhere in atom, anywhere in atom, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं। सो इट शुड हैव ऑल द वेवलेंथ पॉसिबल, इट शुड हैव ऑल द वेवलेंथ। अब अगर सारे वेवलेंथ होंगे तो इनके हिसाब से सारे कलर मिलने चाहिए, ऑल द वेवलेंथ पॉसिबल। सो वी शुड गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वी शुड गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट मतलब पता क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर, मतलब कि यहाँ पे उसके बाद कुछ खाली रह गया, फिर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ आ गया, फिर कुछ पर्टिकुलर। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ओके, कुछ पर्टिकुलर। सो वी शुड हैव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो हमको मिलता नहीं। इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, पूरा VIB मिलना चाहिए। यहाँ पे VIB GYOR सब मिलना चाहिए, VIB GYOR सब, जितने कलर होते हैं पूरे पॉसिबल होते हैं। जैसे कि आपने फोटो में देख ही लिया होगा कि सारे कलर पॉसिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली हमको कोई कलर मिले, ओके। लेकिन ये हमारा एक्चुअल है, और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड है, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। तो एटम का ऐसा डिस्क्रीट नेचर कैसे आ रहा है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमको जो है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिला, लेकिन इनके हिसाब से सारे मिलने चाहिए। तो कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ क्यों मिल रहा है, वो जो है रुदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एटम इस तरह से शेल में होते हैं, ओके। तो वो बात वो समझा नहीं पाए थे, और उसी बात को समझाने आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट, जो कि होता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसी बात को कौन समझाने आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे, जिनका नाम है बोर्स। अब बोर्स ने एटम दिया, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया, और इनके जो ड्रॉबैक्स थे उसको उन्होंने फुलफिल करने की कोशिश की। उन्होंने पूरा स्टडी किया रुदरफोर्ड के बारे में, क्या क्या वो कर रहे हैं। उसके बाद जो जो इनके ड्रॉबैक्स थे उनको पूरा एनालाइज किया, उनको पूरा स्टडी किया, और अपना एक नया मॉडल दिया जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ज़्यादातर मतलब उन्होंने जो पॉइंट दिया वो ज़्यादातर सही है, पर 100% वो भी सही नहीं है, उनके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसको रफ करके समझते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ओके। ओके, तो अब हम समझते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। तो इन्होंने क्या किया, जो भी रुदरफोर्ड का एग्जिस्टिंग मॉडल था उनको इन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की, ओके। और जो जो इनके ड्रॉबैक्स थे उनको इन्होंने फुलफिल करने की कोशिश की, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ओके। लेकिन इनकी एक ही खास बात थी, मतलब एक खास बात मतलब एक ड्रॉबैक था इनका, कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो कि वैलिड था ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको नोट कर लो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मैं समझ रहे हो, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब इन्होंने जो रुदरफोर्ड का जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था, मतलब कैसे एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल रहा है वो समझाने के लिए, मतलब वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए प्रूफ कर पाए थे। या जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब एक तो हाइड्रोजन हो गया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, एक हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हीलियम हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है सॉरी, उसके बाद हो जाएगा हीलियम, जिसके पास क्या होता है He+ लिखता हूँ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन, He+ लिखा है मैंने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके अंदर से। उसके बाद अगर लिख दूँ मैं लिथियम+2, उसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, क्लियर है, Li3 और 7 होता है ना। उसके बाद अगर बेरिलियम+3 लिख दूँ तो उसके पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स।
तो मतलब इनका जो एटम का मॉडल था ना वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था, सारे हर जगह वैलिड नहीं था ये बात। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। ऐसा नहीं किसी भी एलिमेंट के लिए आप लगा दो इसके लिए, बाद में देखा जाता है कुछ कुछ एलिमेंट के लिए लगाया जाता है, लेकिन मेनली वैलिड किसके लिए होता है? ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्लियर है ना बात? ओके, चलो इसको रफ करते हैं हम। ये बात को आप नोट कर लेना। अब लिखते हैं हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या दिया? अलग अलग पोस्टुलेट दिया। इन्होंने क्या दिया? ठीक है, ही मॉडिफाइड, लिख दो यहाँ पे, ही मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग रुदरफोर्ड एटम, एग्जिस्टिंग रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया? बोर्स पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ कुछ बात बताई इन्होंने, बोर्स पोस्टुलेट। ओके, पहला लिख दो, क्या लिखा, क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्टन, revolve in a circular orbit, in a circular orbit with fixed energy, electron revolves in a circular orbit with fixed energy called energy levels, called energy level। इन्होंने बोला कि ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? आपसे एनर्जी लेवल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ऑब्जर्व, मतलब कि रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं कहीं भी रिवॉल्व करे, जिसके पास कुछ फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स। ओके, मतलब इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हर जगह सब एनर्जी नहीं है उसके पास, इलेक्ट्रॉन पास कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है। मतलब मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, इसका इन्होंने नाम दिया K शेल, इसका नाम दिया L शेल, इसका नाम दिया M शेल। ओके, ये अपना n=1, n=2, n=3। तो कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। देखो अभी तो लिख दे रहा हूँ, बाद में कैसे आता है वो दिखाता हूँ। इसकी 13.6, इसकी क्या होती है 3.4, इसकी 1.51, सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। ठीक है, तो सबकी देखो एनर्जी है। और देखो ध्यान से, एनर्जी जैसे आगे जा रहे हैं तो माइनस में बढ़ती जा रही है। एनर्जी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे माइनस में बढ़ती जा रही है। मतलब इसकी सबसे कम एनर्जी, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी, इस तरह से। उसके बाद एल शेल आता है, KLMNO ऐसे सेल्स आते हैं। क्लियर है? तो इनका पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, पहला पॉइंट इनका ये हो गया। इसको रफ करते हैं, लिखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा? देखो उन्होंने क्या समझा नहीं पाए थे कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे है, मतलब कि न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है और एनर्जी रेडिएट करता है। ये बात रुदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे, कैसे वो एनर्जी रेडिएट करता है और कैसे वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। तो बोर्स ने ना इनका एकदम सिंपल सा आंसर दे दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया वो इसके अंदर वैलिड ही नहीं है, मतलब इसके अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक नया तरीके का फिजिक्स आता है जो कि होता है क्वांटम फिजिक्स। हम जो है मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सा इन्होंने इतना आंसर दिया उसके लिए। ठीक है, तो उनका जो एक ड्रॉबैक था उन्होंने इस सिंपल से आंसर से कवर कर दिया। ये बात तो रुदरफोर्ड भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बोल के मतलब उसको जो है नलीफाई कर दिया। क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी while revolving around nucleus। ओके, और इसका रीज़न क्या दिया? रीज़न क्या दिया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, उसके लिए एक नई तरीके की फिजिक्स आती है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। उसके लिए कौन सी फिजिक्स आती है? क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, उन्होंने बात ऐसे ही नहीं कह दिया, ऐसे नहीं मन में ऐसा बोल दिया, उन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा, उसके बाद इन्होंने ऐसा बोला होगा। ओके, तो ऐसे नहीं बोल दिया कि मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अप्लाई नहीं कर सकते, बाद में इन्होंने इसका कुछ प्रूफ भी दिया है आगे, तो देखेंगे इसको। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, इसको रफ करते हैं। अब लिखते हैं अपना थर्ड पॉइंट हम। तो 2 पॉइंट हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मतलब कि रिवॉल्व करता है, और अब फिक्स्ड एनर्जी लेवल क्या होते हैं उसके ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट है। भाई कौन से फिक्स्ड एनर्जी लेवल? आपने बोल दिया कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, पर क्या है वो? तो उसका उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिख दो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोस पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, ओनली दोस पर्टिकुलर ऑर्बिट बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल whose angular momentum is integral multiple of h/2 पाई। उन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मतलब रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम तो समझते हो ना आप, तो क्या होता है ये? r क्रॉस p, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, r क्रॉस m इंटू वी वेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा, और हमको पता होता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो mvr इंटू साइन थीटा होता है, mvr इंटू साइन थीटा होता है। तो हमको पता है हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रेडियस से परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके वेलोसिटी जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, जिसको हम mvr लिख सकते हैं। ओके, थीटा क्या है? 90 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम? mvr। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट का जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 पाई। ठीक है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जो कि मतलब ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये पोस्टुलेट फॉलो कर रहा है, ऐसा बोलो, ये चीज़ फॉलो कर रहा है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो उनका ये पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस पर्टिकुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया उसके अंदर से, इनके पोस्टुलेट के हिसाब से, n/2 पाई मतलब n की वैल्यू 1 रखो फॉर n इक्वल टू पहले सेल के लिए। ठीक है, k सेल के लिए क्या हो जाएगा? mvr इक्वल टू h/2 पाई। ठीक है, ऐसे n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? mvr इक्वल टू 2h/2 पाई, ऐसे आगे आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो इनके पास ये 2 पॉइंट है। अब देखो इसी 2 पॉइंट की मदद से हम जो है फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, अलग अलग फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कि रेडियस क्या होता है, रेडियस निकालेंगे हम एटम का। अब हम एनर्जी निकालेंगे, सब कुछ निकाल लेते हैं। अब किसके मदद से निकालेंगे? हम 2 फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्मूले मदद, उसकी मदद से हम रेडियस, एनर्जी सब कुछ निकालेंगे। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है कि Fc इक्वल टू हमने जो है मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके ऊपर से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv²/r इक्वल टू k q1 q2/r लिखा था। q1 क्या था? E, और q2 क्या था? ZE/r²। हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, k की वैल्यू को भी 1/4/ε0 लिख सकता हूँ, 1/4/ε0। उसके ऊपर से हमारा पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम वाला। कौन सा फॉर्मूला है? mvr इक्वल टू nh/2 पाई। अब इसी दोनों फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ एटम। क्या निकालेंगे हम? रेडियस ऑफ एटम। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है? mv²/r है। ठीक है, यहाँ पे r² है। पहली बात तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक r बच रहा है, यहाँ पे v² है। एक काम करता हूँ, मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपना इक्वेशन 2 है, इसको मैं स्क्वायर करूँगा अगर, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, m² v²r² इक्वल टू n² h²/4 पाई²। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। और दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको क्या करता हूँ? इससे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है,
हमको सिंपली करना क्या पता है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू हम किसी तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या आ रहा है जेड स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। पहली बात तो क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 पाई और 4 कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल, ओके। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये एम वी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 1 एम और 1 एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो वी स्क्वायर का टर्म निकल गया। अब क्या बच रहा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये ऊपर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एम भी बचा है, ठीक है, एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर बचा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ध्यान देखो ये पाई भी है जेड स्क्वायर, देखो और ऊपर एन स्क्वायर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, एक पाई है और जेड स्क्वायर बचेगा, पाई इंटू जेड ई स्क्वायर। यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, देखो आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला आया, क्या है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। आप मेनली ये दो फॉर्मूला याद रखोगे ना, मतलब ये दो तरीका याद रखोगे, एक तो एंगुलर मोमेंटम का और एक तो हमारे पास ये फोर्स कंपैरिजन का, उसके ऊपर से आप सब कुछ निकाल सकते हो, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम जो है, रेडियस सब निकाल सकते हो। तो रेडियस ये आया। अब इसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म कौन से हैं उसको हम लिख लेते हैं अलग से। तो आर इक्वल टू, देखो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, और नीचे क्या कॉन्सेप्ट, पाई एम और ई स्क्वायर कॉन्सेप्ट, पाई एम और ई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। और बच क्या रहा है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, बच क्या रहा है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकाला जाए, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर रख दें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आता है 0.539 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग। हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। ध्यान रखना कि पहली बात तो ये आंसर किसमें है, एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। क्या निकल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस का फॉर्मूला 0.539 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग। अब एन क्या है, एन है सेल, कौन सा सेल है, ठीक है, एन द सेल, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग आपको रेडियस पूछ सकते हैं, आप एन और जेड वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि हीलियम का पूछा तो कौन से सेल की बात कर रहे हैं, हीलियम के फर्स्ट सेल की बात की, एन इक्वल टू 1, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, उसके हिसाब से जो है आप रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.539 एन स्क्वायर बाई जेड। कैसे आता हुआ याद रखना है आपको, देखो जे एडवांस वाले आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, वो क्या कर देंगे, इसमें से ये कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका मास कुछ है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो भी चलेगा, आप जो है इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हो, क्लियर है, एग्जाम के अंदर। तो हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आएगा रेडियस ऑफ एटम। अब दूसरा हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ एटम। दूसरा हम क्या निकाल के लाते हैं, एनर्जी ऑफ एटम। उसके पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, जो कि इजी है निकालना, इसलिए तो हम निकाल लेते हैं सेकंड कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब सिंपली इसमें करना क्या है कि जो आर की वैल्यू है ना उसको उठा के डाल दो। तो आर की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। हमारे पास ये आर की वैल्यू आई थी ना, अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो वो वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो तो एम इंटू वी इंटू आर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल, ओके, एक एन से एक एन कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, एम इंटू वी और सब है ना, ठीक है। तो क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या बचेगा, एम इंटू वी है, एन एच है, अच्छा एक ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, हाँ ठीक है। जेड स्क्वायर ऊपर गया, देखो जेड स्क्वायर ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से वी, यहाँ पे वी है और ये एन एच एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो जेड स्क्वायर ऊपर गया है अपॉन क्या बच रहा है नीचे, एन एच एप्सिलॉन नॉट, एन एच एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। z इंटू ई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा, एक 2b और कुछ है, देखो v इक्वल टू एन एच एप्सिलॉन नॉट नीचे गया, एक 2b है, z स्क्वायर ऊपर गया। ठीक है, तो इसके अंदर कांस्टेंट को सेपरेट आउट कर दें तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटू हमारा हो जाएगा z अपॉन एन, इंटू हमारा क्या हो जाएगा z अपॉन एन। आपको सिंपली क्या रखना पता है, इसकी जो वैल्यू आती है ना इक्वल के, तो 2.18 इंटू 10⁶ आती है, इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, z/n मीटर पर सेकेंड। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, v इक्वल टू c अपॉन 137, c अपॉन 137। देखो c की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 3 इंटू 10⁸, इसको आप 137 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको जनरली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एग्जाम में दी हो तो आप डायरेक्टली यही यूज़ कर सकते हो, c/37 z/n मीटर पर सेकेंड। आपको मेनली याद क्या रखना है पता है इसके अंदर, कि जो रेडियस था वो n² z के प्रोपोर्शनल था, और जो वेलोसिटी है ना वो z/n के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, z/n। तो कभी आप पूछेंगे भाई कि दो एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे, उनका रेशियो पूछ लेंगे, उसके हिसाब से आप कर सकते हो ना ये सब फॉर्मूले। तो हमारे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, तो इसको मैं साइड में लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, v इक्वल टू c/137 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओके, चलो अब हम निकालते हैं एनर्जी। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। तो ऐसे आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन भी कर रहा है, और बिकॉज उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उसके पास दो एनर्जी होंगी, एक तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी होगी। इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, अब निकालते हैं हम एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि वो मोशन कर रहा है, और एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिफाइन करेंगे। वो क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो हम देखते हैं हमारा पास क्या निकल के आता है। ओके, तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा आपको कि ½ mv² होता है, ½ mv²। और v की वैल्यू तो हमको पता ही है, v की वैल्यू अभी हमने निकाला था ना। चलो कांस्टेंट भी लिख देते हैं। अगर कांस्टेंट क्या आया था हमारे पास, हम लिखे थे ना mvr इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ पे हमने v निकाला था, देखो mv, और r की जगह पे रखा था हमने n² h² अपॉन πm z²। आप भी इस तरह से निकाल सकते हो, इक्वल टू nh/2π। फिर हमने n और h कैंसिल किया था। ओके, फिर हमने m से m कैंसिल किया था, पाई से पाई कैंसिल किया था। तो हमारे पास v इक्वल टू क्या आया था, ध्यान से देखो, z² अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट, ये था इंटू था z/n, है ना, z² अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये था। अब v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं ना, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो e² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये हमारे पास v की वैल्यू आ रही है, इंटू z²/n², इंटू z² अपॉन m², है ना। z/n का भी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि v की पूरी वैल्यू की स्क्वायर हुई है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ½ m, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, e⁴ हो जाएगा, e⁴ z²। और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n²। ये वैल्यू हमारे पास निकल गया है। ठीक है, ये इसको अगर हम लिखे ध्यान से तो क्या आ रहा है, m इंटू e⁴ z² अपॉन 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ देखना कैसे निकाल रहे हैं हम।
ठीक है, आपको सिर्फ दो पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपैरिजन और एंगुलर मोमेंटम, उसके ऊपर से आप सारे निकाल सकते हो। तो कभी एडवांस में कोई डिस्टिंग क्वेश्चन आ भी गया ना तो आप डेरिवेशन कर सकते हो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर क्विक डेरिवेशन हो जाएगा। हमारे पास देखो ये आ गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, ध्यान से देखो, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। आपको ये भी पता होगा उसके अंदर जो हम Q1 Q2 रखते थे विथ साइन रखते थे, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है, Q1 Q2 by R। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चार्ज रखते थे वो विथ साइन रखते थे, विथ साइन, है ना, चार्ज किस रखते थे, विथ साइन। तो यहाँ पे विथ साइन रखेंगे हम, तो 1/4πε0 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कैसा होगा, -e, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +ZE/R। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये नेगेटिव आ रही है, तो ZE²/4πε0 और यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, n²h²ε0/πmZe²। ये था हमारे पास R की वैल्यू, अगर आपको याद हो तो हमने R की वैल्यू निकाली है ना। R की वैल्यू क्या थी, n²h²ε0, ये बार बार लिखते लिखते याद हो गया है, πmZe²। ओके, हमारे पास R की वैल्यू है, इसका हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर से, पाई से पाई कैंसिल, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ पे भी, माइनस, लेकिन नीचे 4 है, ठीक है, mZ²e⁴ n²h²। देखो ऑलमोस्ट सेम यही निकल के आ रहा है, बस लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। इसको अगर 8 बनाना चाहूँ, देखो 8 बनाऊंगा कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, -2mZ²e⁴ सॉरी नीचे हो जाएगा 8ε0² n²h²। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इससे पता क्या चल रहा है हमको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहली बात तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। देखो ये 1/8 है, ये 2/8 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल है और वो नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लग रहा है उसके ऊपर, नेगेटिव लग रहा है। क्लियर है ना। तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, दोनों का टोटल हमको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। दोनों का टोटल क्या मिल जाएगा हमको, टोटल एनर्जी। ओके, इसको यहाँ से हम निकालते हैं, चलो टोटल एनर्जी निकालें। चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, वैल्यूज क्या है वो लिख देते हैं हम। ओके, 2mZ², अब साइड में लिख देते हैं हम वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, mZ²e⁴/8ε0² n²h²। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, -2mZ²e⁴/8ε0² n²h²। ये वैल्यू आई है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब निकाल लेते हैं हम टोटल एनर्जी। तो हम देखना चाहते हैं टोटल एनर्जी क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। अच्छा बताओ, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव आएगी, बताओ। तो आप ये दोनों क्वांटिटी को ऐड करोगे ना तो टोटल एनर्जी निकल के आएगी आपके पास, वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो ओवरऑल क्या आ रही है, नेगेटिव। तो देखो इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं भाई, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक बाउंडेड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब आप बाहर से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो ना। टोटल एनर्जी क्या आएगी, देखो ध्यान से समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। क्या आएगा, mZ²e⁴/8ε0² h²n² -2 टाइम्स ऑफ mZ²e⁴/8ε0² h²n²। इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, -mZ²e⁴/8ε0² h²n²। ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है इससे हम पता लगा सकते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव।
इससे भी ये पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाउंडेड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इज अ बाउंडेड सिस्टम, इज अ बाउंडेड सिस्टम। मतलब क्या है कि सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखो बाउंडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंट सेल, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंट सेल, फ्रॉम इट्स वैलेंट सेल। इंपॉर्टेंट है हाँ ये बात। और वो जो एनर्जी उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो जो एनर्जी उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लेना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको रफ कर देता हूँ साइड में, और उसको हम साइड में लिख देते हैं हम। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकल के आई वो क्या आई? यहाँ पे लिखो टोटल एनर्जी क्या निकल के आई इलेक्ट्रॉन की? -mz²e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² n²। देखो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? पहली बात कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, इस तरह लिख सकता हूँ ना इसको मैं, कि टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव लगा दूँ, टोटल एनर्जी मिल जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। इसको भी आप देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है और नेगेटिव है। क्लियर है ना? इस तरह से तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी नेगेटिव है। इसकी वैल्यू निकालें अगर, तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें टोटल एनर्जी की, तो कांस्टेंट उसको बाहर रख दो, m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², इसको बाहर रखो, और यहाँ पे क्या बचेगा? z²/n²। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आती है ना, ये निकल के आती है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना हमारे पास ये जो आंसर है किसमें आया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इस ये फॉर्मूला को आपने देखा होगा। टोटल एनर्जी है तो नेगेटिव है, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा तो आप पॉजिटिव लगा देना, और पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो 2 टाइम लगा देना। ठीक है? इसको अगर लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी तो आप जो है इसमें नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो नेगेटिव ऑफ -13.6 इंटू 2 कर देना, ओके, इंटू z²/n²। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.6 इंटू z²/n²। ओके, ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1 जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो छोटी क्वांटिटी है। जो देखो, क्योंकि जनरली इसके अंदर जो एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं ना क्वांटम, मतलब कि एटम्स के अंदर सारी एनर्जी बहुत छोटी छोटी आती हैं, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल का एक छोटा फॉर्म है, ठीक है, इसलिए जूल के आगे नहीं। देखो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, -19 जूल से बहुत कम वैल्यू है वो। क्लियर है ना? तो ये आप याद रख सकते हो इस तरह से। ओके, सिंपली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपको 2 फॉर्मूले पता है उसके ऊपर से आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो अगर आपको टाइम पीरियड पूछा हो, चलो इसको रफ कर देता हूँ। देखो लास्ट बात सुन लो आज का, इसको हटा देता हूँ। अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूछा हो, टाइम पीरियड सब निकाल सकते हो आप, ठीक है। कुछ कुछ पूछते हैं ऐसे, जैसे आपको टाइम पीरियड पूछ लिया, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन बाई कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ओके, आपको उसकी प्रोपोर्शनलिटी देखना है, ठीक है। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो r किसके प्रोपोर्शनल है? n²/z के, और v किसके प्रोपोर्शनल है? z/n। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n³/z²। मतलब जो टाइम पीरियड है वो n³/z² के प्रोपोर्शनल है। तो कभी आपको इसमें जनरली रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब जो है इस तरह से रेशियो निकाल सकते हो। ओके, कभी आपको जो है टाइम पीरियड पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो टाइम पीरियड का उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो टाइम पीरियड का उल्टा कर देना। सिंपली इस तरह से आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी तो हमने निकाल ही ली है, तो कुछ भी पूछा हो ना उसको हम जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन पूछा हो तो वेलोसिटी बाय टाइम कर सकते हो आप, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन किसके प्रोपोर्शनल है,
तो आपको सिर्फ मेनली जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो 2 फॉर्मूला मैंने बताया वो है। तो बस आज के लेक्चर को यहाँ ही रोकते हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं इसका डेरिवेशन जो है आप फिर से देखो कैसे मैं फॉर्मूला निकाल के लाया हूँ। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो आज के लेक्चर में हम नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।